नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के गोदान उस पर बात करेंगे। जी, हमारे पास इस पर एक गहरा विश्लेषण भी है जिसका शीर्षक है गोदान, भारतीय किसान का महाकाव्य। बिल्कुल। ये उपन्यास आजादी से पहले का जो भारतीय गांव था, वहां की जिंदगी, हाँ, किसानों की वो गरीबी, उनके रोज के संघर्ष, उस वक्त का समाज कैसा था। सब कुछ। हाँ, उसे इतनी सच्चाई से दिखाता है कि सिर्फ कहानी कहना वो काफी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई दस्तावेज हो उस दौर का। सही कहा, एक यथार्थवादी दस्तावेज। तो ये विश्लेषण हमें यही समझने में मदद करेगा कि गोदान सिर्फ एक कहानी क्यों नहीं है। ये उस पूरे दौर के भारतीय किसान समाज का आईना कैसे है। हम देखेंगे कि पात्र कैसे हैं, घटनाएं क्या हैं और वो क्या सच्चाइयां दिखाती हैं। हाँ, किसानों का वो कभी न खत्म होने वाला संघर्ष, सामाजिक नाइंसाफी, बदलते रिश्ते, ये सब। और ये आज भी इतना अहम क्यों माना जाता है, इस पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल। तो कहानी का जो केंद्र है वो है होरी महतो, होरी। एक बहुत ही आम गरीब किसान, उत्तर भारत का कोई गांव। और उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, दिल से चाहता है वो क्या? कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। हाँ, गाय। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इच्छा सिर्फ एक जानवर पालने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय गांव में गाय रखना मतलब वो घर की खुशहाली, इज्जत, हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा। बिल्कुल, प्रतिष्ठा से जुड़ा था। होरी इसके जरिए अपने परिवार को बस पेट भरने से कुछ ज्यादा देना चाहता था, समाज में थोड़ी थोड़ी इज्जत चाहता था। हाँ, ये उसके सपनों का, उसकी उम्मीदों का प्रतीक थी वो गाय। सही कहा। लेकिन यहीं से होरी की जिंदगी का वो असली संघर्ष, वो कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ ये सीधा साधा सपना, और दूसरी तरफ गांव की वो कठोर सच्चाई। वो लगातार कर्ज के बोझ में दबा है, गरीबी से लड़ रहा है, और वो जात पात, ऊंच नीच, सामाजिक बंधन। हाँ, उन बंधनों में जकड़ा हुआ है। और मजे की बात देखिए, यही गाय का सपना उसकी मुसीबतें और बढ़ा देता है। बिल्कुल, विश्लेषण भी यही कहता है। होरी मेहनती है, ईमानदार है, पर वो उस वक्त का जो सामंती शोषण का जाल था, जमींदार, ऊंची जाति वाले, हाँ, उनके बनाए नियम, उनका दबाव, उससे कभी निकल ही नहीं पाया। और ऊपर से वो महाजन, सूदखोर, उनका अत्याचार। हाँ, वो गाय खरीदने के लिए कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में ऐसा फंसता है कि बस फंसा ही चला जाता है। हाँ, उसकी कमर ही टूट जाती है। एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा लेता है और ये सिलसिला उसकी मौत तक चलता है। तो ये सिर्फ होरी की अपनी हार नहीं थी, मतलब ये उस पूरे सिस्टम की, उस व्यवस्था की तस्वीर थी जो किसान को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहती थी। सही कहा। उसकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा था और वो खुद बस पिस रहा था। बिल्कुल। वो अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी इज्जत, वो लगातार लड़ता रहता है, पर हर बार कोई ना कोई बात उसे नीचे खींच लेती है। कभी सूखा पड़ गया, कभी कर्ज का ब्याज बढ़ गया, कभी पंचायत ने जुर्माना लगा दिया, कभी बिरादरी का दबाव आ गया। हाँ, हर तरफ से घिरा हुआ। विश्लेषण यही दिखाता है कि प्रेमचंद ने होरी के जरिए उस बेचारे किसान की पीड़ा को आवाज दी है, जो कुछ कह नहीं पाता, बस सब सहता रहता है। लेकिन होरी इस लड़ाई में अकेला नहीं था। उसकी पत्नी धनिया, वो बिल्कुल अलग थी। हाँ, धनिया। विश्लेषण भी धनिया के किरदार को बहुत मजबूत मानता है। वो प्रैक्टिकल है, मुंह पर बोल देती है, अन्याय देखती है तो आवाज उठाती है, हिम्मत वाली है। हाँ, और हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ी रहती है। होरी जहां थोड़ा आदर्शवादी सा लगता है, समझौता कर लेता है। वहीं धनिया सच्चाई को ज्यादा साफ देखती है और लड़ने से पीछे नहीं हटती। सही। हाँ, धनिया का चरित्र होरी को जैसे पूरा करता है, कहानी में एक अलग रंग भरता है। वो सिर्फ किसान की पत्नी नहीं है, वो एक ताकतवर औरत है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, भले ही अक्सर हार जाती है। और फिर बेटी सोना है, बेटा गोबर है। इनके जरिए समाज की दूसरी परतें भी खुलती हैं, खासकर गोबर। हाँ, गोबर जो नई पीढ़ी का लगता है। बिल्कुल। वो गांव के अन्याय से, उस पिछड़ेपन से और होरी के उस दबूपन से तंग आ चुका है। हाँ, उसे वो सब पसंद नहीं। वो बदलाव चाहता है और शहर भाग जाता है, सोचता है कि इस घुटन से निकल जाएगा। ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है, गांव और शहर का तनाव दिखता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गोबर शहर तो चला गया, लेकिन क्या उसे वो शोषण और गरीबी से आजादी मिली? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? विश्लेषण साफ कहता है नहीं, शहर में शोषण का तरीका बदल गया, पर शोषण तो रहा। अच्छा। हाँ, गांव में जमींदार थे, महाजन थे, पंडित थे, तो शहर में मिल मालिक आ गए,
फैक्ट्री के ठेकेदार आ गए, सेठ लोग आ गए। मतलब शोषक बदल गए, शोषण नहीं। वही तो, गोबर को वहां भी लड़ना पड़ता है, नई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ गांव या शहर की नहीं थी, बल्कि उस पूरे आर्थिक और सामाजिक सिस्टम की थी। तो कहानी सिर्फ किसान की नहीं रही, इसमें मजदूर का संघर्ष भी जुड़ गया। बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी बताता है कि प्रेमचंद ने इन मुख्य पात्रों के आसपास समाज की और भी कई सच्चाइयां दिखाई हैं। निश्चित रूप से उपन्यास उस समय की औरतों की जो हालत थी, दोयम दर्जा। हाँ, दोयम दर्जा, दहेज की जो भयानक प्रथा थी, विधवाओं की बुरी हालत, और सबसे बढ़कर वो जात पात का भेदभाव, छुआछूत, इन सब सामाजिक बुराइयों पर बहुत तीखा कटाक्ष किया है। राय साहब जैसे जमींदार हैं, दाता दीन जैसे पंडित, झिंगुरी सिंह जैसे महाजन, ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये उस शोषक वर्ग के प्रतीक हैं। बिल्कुल, जो किसान को जोंक की तरह चूस रहे थे। प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे धर्म और परंपरा का इस्तेमाल भी गरीबों और नीची जातियों को दबाने के लिए होता था। ये समाज की वो गहरी जड़ें थीं जिनसे निकलना लगभग नामुमकिन था। और इसी सब के बीच लड़ते जूझते होरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। उसका वो एक सपना, एक गाय का सपना, नो सपना ही रह जाता है। हाँ, पूरी जिंदगी मेहनत की, पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो एक गाय नहीं खरीद पाया। और अंत तो और भी ज्यादा दर्दनाक है, बहुत मार्मिक। हाँ। जब होरी मर रहा है, उसकी सांसें टूट रही हैं, तब भी गांव का पंडित, समाज के वो ठेकेदार, वो क्या करते हैं? वो उस पे गोदान करने का दबाव डालते हैं, यानी गाय दान करो ताकि आत्मा को शांति मिले, पर लोग सुधरे। वही गाय जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब मरने के बाद दान में चाहिए, पर उसके पास तो गाय है ही नहीं, दान कहाँ से करे? यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और धनिया के पास तो पति के कफन तक के पैसे नहीं होते। वो घर में पड़े कुछ आने पैसे ही पंडित को देती है और कहती है यही इनका गोदान है। क्या बात है! ये शब्द, ये उस पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। होरी की जिंदगी और उसकी मौत दोनों ही उस आम भारतीय किसान की दुख भरी कहानी को दिखाते हैं, जिसका कारण सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि वो पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा है जो उसे कभी सिर उठाने ही नहीं देता। हमेशा कर्ज, शोषण, अपमान, इसी बोझ के नीचे दबा रहता है। तो निष्कर्ष यही है, जैसा विश्लेषण भी कहता है, कि गोदान अपने समय के समाज का एक सच्चा आईना था। बिल्कुल। ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उस दौर के करोड़ों किसानों की कहानी है, उनकी अनकही पीड़ा की कहानी। इसीलिए शायद इसे महाकाव्य कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। महाकाव्य शब्द यह सिर्फ उसके आकार के लिए नहीं है, बल्कि उस विस्तार और गहराई के लिए है जिससे प्रेमचंद ने किसान जीवन के हर पहलू को छुआ है। होरी का संघर्ष किसी बड़े युद्ध के हीरो से कम नहीं था, बस उसका मैदान खेत और गांव थे। सही बात। और अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये आईना आज भी पूरी तरह धुंधला नहीं पड़ा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गोदान में जो मुद्दे उठाए गए वो आज भी विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, वक्त बदला है, समाज बदला है, पर क्या किसानों की कर्ज की समस्या खत्म हो गई है? नहीं, वो तो आज भी है। क्या सिस्टम का शोषण खत्म हो गया है? भले उसके तरीके बदल गए हों। सामाजिक भेदभाव, जाति का तनाव, गांव और शहर का संघर्ष, लोगों का मजबूरी में गांव छोड़कर शहर जाना, हाँ, ये सब मुद्दे तो आज भी सुनाई देते हैं। बिल्कुल। गोदान हमें उन जड़ों तक ले जाता है जहां से शायद आज की कई समस्याएं निकली हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो गोदान पढ़ना सिर्फ एक क्लासिक पढ़ना नहीं है, ये अपने समाज की जड़ों को समझना भी है। निश्चित तौर पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होरी जैसे लोग आज भी हमारे आसपास हैं? क्या उनके सपने, उनके संघर्ष आज भी वैसे ही है? प्रेमचंद की महानता यही है कि उन्होंने इतने साल पहले जो लिखा वो आज भी हमें अपने समय और समाज पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। ये उपन्यास इंसान की गरिमा, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई और वो कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की भी कहानी है, भले ही वो उम्मीद होरी की जिंदगी में पूरी ना हुई हो। तो हमने देखा कि कैसे ये विश्लेषण, गोदान, भारतीय किसान का महाकाव्य, हमें प्रेमचंद के इस महान उपन्यास के मर्म तक ले गया। हाँ, होरी महतो का वो सीधा सा सपना, एक गाय का, और उसके जरिए उस पूरे युग के गांव की सच्चाई, उसका संघर्ष, धनिया की हिम्मत, गोबर का गुस्सा, समाज का वो अन्याय भरा जाल, और अंत में वो अधूरा सपना, हाँ, जो उस दौर की कड़वी हकीकत का प्रतीक बन गया। विश्लेषण ने इसे समाज का दर्पण कहा
और ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बीते हुए कल का दस्तावेज नहीं है। नहीं। ये आज भी हमें सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि हुर्री के समय के समाज की कौन सी परछाइयां हैं जिनका जिक्र इस उपन्यास में है, जो आज भी हमें अपने चारों ओर शायद बदले हुए रूप में नजर आ सकती हैं। हाँ, नजर आ सकती हैं। क्या किसान आज उन मुश्किलों से आजाद हो पाया है जिनमें हुर्री फंसा था, या वो संघर्ष आज भी जारी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।